हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उमेश, बेटा आपका हिंदी मीडियम है ना? चलो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर और पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप वैसे नाम से समझ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपन इसमें किसकी बात करेंगे? स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे। स्टैटिक चार्ज मींस स्थिर आवेश और आवेशों के समूह के बारे में जो अपन स्टडीज करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो उसमें फर्स्ट अपना चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें अपन पहला जो अपना टॉपिक है वो लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जैसा कि आप सबको पता है, चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट अपना इसका प्रॉपर्टी हो गया टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 2 + Q चार्जेज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। और एक अगर आपका +Q चार्ज है और एक अगर आपका एक -Q चार्ज है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक अदिश राशि है। चार्ज क्या है? अदिश राशि है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या है? एडिटिव इन नेचर है, यानी कि इसको स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली प्लस और माइनस में है उनको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप एडिटिव नेचर है। योज्यता का नियम जो होता है कि आप इसको डायरेक्ट है वो इसको ऐड कर सकते हो। जैसे 2 कूलम्ब है, 5 कूलम्ब है, -3 कूलम्ब है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपका जो टोटल रिजल्टेंट जो चार्ज है उसका वैल्यू आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज राशि है, यानी क्वांटी का अर्थ है। अब चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों? देखो, चार्ज क्या है? Q इक्वल्स टू ±n की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे E क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस, और E क्या है? चार्ज ऑन चार्ज ऑफ, आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो इसका मिनिमम चार्जेस है Q इक्वल्स टू n की फॉर्म में ये पाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका मिनिमम क्वांटा है। इसको चार्ज का आप जो है क्वांटा बोल सकते हो। तो जो मिनिमम चार्ज है इसकी फॉर्म में इसके इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, इसके पूर्ण गुणांक जो है, यानी कि E का जो वैल्यू है इसके पूर्ण गुणांक के रूप में आपका चार्ज का वैल्यू पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका 1/4 या 1/5 पार्ट होगा या 1/3 पार्ट होगा, ऐसा नहीं है। चार्ज क्या है? एक पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा, E के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। Q इक्वल्स टू NE, और N क्या है यहाँ पे? ±1 2 3। ठीक है, तो N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज Q इक्वल्स टू ±NE की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी से आप क्या समझते हो? चार्ज क्या है? एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि का मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बुक में, जैसा आपने पढ़ा होगा
कि जब दो किसी अपन जैसे रेशम का एक कपड़ा है और एक कोई एबोनाइट की छेड़ है, जब उनको आपस में जैसे रगड़ते हो आप, अपन आगे एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें भी लिखा हुआ है ग्लास रोड है और सिल्क का कपड़ा है। अगर आप इन दोनों को आपस में रगड़ोगे तो एक पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप जो ग्लास रोड और जो सिल्क का कपड़ा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर आप दोनों को जब एड ऑन करोगे, जब दोनों चार्जेस को आप दोनों के जो चार्जेस को एड ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट है जो चार्ज का है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। या जो जितना जितना चार्जेस उस बॉडी पे था उतना ही क्या होगा, दोनों का एड है वो सेम रहेगा, यानी कि चार्ज है वो सेम रहेंगे। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, देखो ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द सिल्क। जब आप आपस में दोनों को रबिंग करवाते हो, ग्लास रोड को और सिल्क के कपड़े को जब आपस में रबिंग करवाते हो, तो सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द ग्लास रोड। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। द नेट चार्ज ऑन द ग्लास सिल्क सिस्टम रिमेन्स जीरो बिफोर एंड आफ्टर रबिंग। जो नेट चार्ज है वो दोनों पे क्या होगा, जीरो होगा, बिफोर और आफ्टर रबिंग, ठीक है। ये है बेसिकली जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। तो अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे हिंदी में। भौतिक स्थिर वैद्युतिकी में अपन क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश व आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें मेन आपका पॉइंट क्या है वो ध्यान रखने वाला, वो है स्थिर, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज और चार्जों के जो समूह है उसकी वजह से जो अपन स्टडी करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपकी पहली यूनिट है, ठीक है बच्चों। अब इसके अनुप्रयोग देखेंगे आगे। अनुप्रयोग आपको पूछा जा सकता है कि आपको फोटोस्टेट जो मशीन होती है आपकी, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। कंप्यूटर के प्रिंटर में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। स्थिर वैद्युत स्मृति में और भूकंप लेखी, ये आपके इसके अनुप्रयोग है, ठीक है बच्चों। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में आपको स्थिर आवेश यानी कि स्थिर आवेश और आवेशों के समूह के बारे में स्टडी जो करेंगे अपन, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी यहाँ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज क्यू है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नॉट कांस्टेंट, मैं इसको बोल सकता हूं स्टैटिक होगा। स्टैटिक होगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा वहां पे मूविंग। बेटा आप म्यूट रखो, जो बच्चा आप तो जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे क्या होगा, चार्ज आपका मूविंग होगा। और अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे चार्ज क्या आपका स्टैटिक है, यानी कि स्थिर आवेश है, ठीक है बच्चों। तो स्थिर आवेश और आवेशों के समूह के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज क्या है आपका, स्टैटिक है। आगे देखो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में स्टार्टिंग कहां से हुई कि 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी थेलस नामक व्यक्ति ने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से जब आपस में रबिंग करवाई, तो उससे क्या हुआ कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी के जो कण है वो जो एम्बर जो पदार्थ है वो उसको क्या करने लग गया, आकर्षित करने लग गया, ठीक है। तो उससे उसने स्टडी किया और उसने पता किया कि ये किस वजह से हो रहा है। तो उसने पाया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हो रही है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो जिसपे पॉजिटिव है वो नेगेटिव जो कुछ भी पदार्थ है, यानी कागज के टुकड़ा है या फिर कोई भी, तो उनको आपस में क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के कारण से जो एम्बर नामक जो पदार्थ है, आदित्य चौहान, एम्बर नामक जो पदार्थ है, इसको एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रम से ही क्या हुआ, पूरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसी के आधार पर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आदि का नामकरण हुआ। यानी कि आपका जो एम्बर जो पदार्थ था स्टार्टिंग में, तो एम्बर को जब
उनके उससे उनसे आपस में रबिंग करवाई गई तो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े और मिट्टी के कण है, जैसे आपने देखा होगा आप बालों में कंघी करते हो, तो कंघी करके जब अब अगर आप मिट्टी के पास में लेके जाओगे उसको, तो मिट्टी के कण उसके जो कंघी पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे बॉडीज पे आ जाते हैं, इसी वजह से वो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है उनका। ठीक है बच्चों, आगे का अपन पॉइंट पढ़ते हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से, इसमें भी एम्बर की भांति गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे मैंने आपको कंघी का एग्जांपल बताया। ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा गया है। पदार्थों में आवेश की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। जो आपस में जो घर्षण के कारण से जो हो रहा है, जो ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, घर्षण घर्षण प्रभाव कहते हैं, घर्षण का विद्युत प्रभाव। अब विद्युत आवेश की अपन परिभाषा देखते हैं। विद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र किस वजह से उत्पन्न होता है, आपका स्टैटिक चार्ज की वजह से। और चुंबकीय क्षेत्र किस वजह से होता है, जब चार्ज आपका मूव करता है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और स्टैटिक चार्ज की वजह से हमेशा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं, वो क्या है, किसकी वजह से होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप्स जो अपन ये है वो धनावेश और ऋणावेश। सामान्य अवस्था में क्या बोला गया यहाँ पे, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये आपको पता होगा। एक जो अपना एटम होता है, अपना जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो एटम में जितना आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसका नाभिक में क्या होगा, आपका प्रोटॉन प्रोटॉन पाया जाएगा। अब यहाँ से अपन मेन टॉपिक जो मेन है आपका, जहाँ से क्वेश्चंस और आप कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिलेगी, उसकी बात करते हैं। वह है आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक अपन कहाँ से और कैसे जनरेट करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, विमा आपको पूछा जा सकता है, तो इस पे अपन गौर से ध्यान देंगे। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट अपन क्या बोलते हैं, कूलॉम। तो एम्पियर इंटू सेकेंड कैसे हुआ, आपको जिससे पता होगा, चार्ज I इक्वल्स टू Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है, करंट है। तो यहां से आप अगर करंट चार्ज का देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I का आपका जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको सीजीएस पद्धति में क्या क्या कहा गया है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, स्टेट कूलॉम, ईएसयू, या फ्रैंकलिन ने जो इसका क्लासिफिकेशन किया था, इसके लिए आप इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। एक कूलॉम आवेश में कितना, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलॉम यूनिट होती है। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, वो सबसे मिनिमम जो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। स्टैंडर्ड में सबसे छोटी यूनिट है ईएसयू, स्टेट कूलॉम। तो एक कूलॉम आवेश में कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलॉम होता है। अब अपन देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, अगर आपको पूछा जाए तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। तो एक जो आपका फेराडे, उसमें कितने कूलॉम आवेश होते हैं, 96,500 आपके कूलॉम होते हैं, 96500 कूलॉम आपके कितने होते हैं, एक फेराडे में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन देखेंगे आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू क्या है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एब कूलॉम होता है, एक एब कूलॉम में क्या, एक कूलॉम में कितने एब कूलॉम होते हैं, वो होते हैं 1/10 ईएमयू। अब इसमें ध्यान रखना, ये ईएमयू है, यहाँ पे ईएसयू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू क्या है, एब कूलॉम। ठीक है, अब अपन इनका कन्वर्जन देखेंगे। अगर आवेश को आप
कन्वर्जन देखेंगे इसका, मिली माइक्रो, सबसे पहले होता है मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो और फिर पिको। तो मिली, 1 मिली कूलाम में क्या होता है, वेट अ सेकेंड। तो जैसे बच्चों अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहे हैं साथ में, तो अपनी सेकंड स्लाइड ये रहेगी। अब बच्चों इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई नहीं है, जो फेराडे है उसको आप फेराडे बोलोगे, आपको हिंदी में फेराडे लिखा गया, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। एक सेकेंड। तो बच्चों अपन ने देखा यहाँ पे जो इसके अन्य मात्रक है वो क्या है, अन्य मात्रक है माइक्रोकुलाम। एक माइक्रोकुलाम में 10⁻⁶ कुलाम्स होते हैं, मिली में 10⁻⁻3, नैनो में 10⁻⁹, और पिको में कितने होते हैं, 10⁻12 कुलाम्स होते हैं। ये इसके अन्य मात्रक है। अब अपन बात करते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, चार्ज की डायमेंशन यहाँ पे लिखी गई है M0 L0 T1 A1। अब ये कैसे हुई, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, चार्ज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो चार्ज इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इंटू T। I का स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि यहाँ पे m⁻0 मास 0 है, लेंथ भी 0 है, एम्पियर को अपन डायरेक्ट A1 लिखेंगे और T की पावर भी क्या है, 1 है। तो A1 T1 ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगी। और आवेश क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन आगे की बात करते हैं, वह है कि चार्ज ऑन बॉडी। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि किसी बॉडी पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं, इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो किसी भी बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसका जो रीजन है, मेन रीजन इलेक्ट्रिफिकेशन का जो रीजन है वो क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी पे जा रहा है, तो दूसरी जो बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, मेजोरिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आप एक चीज देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हो रहा है, तो एक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव तो हो रहा है। आप क्या सोचते हो, इसके साथ में इसके मास में भी कोई चेंज होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके मास में भी, बॉडी के मास में चेंज होता है या फिर ओनली चार्जेस में चेंज होता है? कोई आंसर करेगा? किसी बॉडी से अगर, अच्छा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कितना भी अगर मास है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें से उसके जो मल्टीप्लिकेशन में होगा मास क्या होगा, मास में जो चेंज होगा वो क्या होगा, n इंटू ई के, n इंटू सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो रहे हो, तो डेल्टा m क्या है अपना, चेंज इन मास, वो क्या होगा, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और m ही क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, उसमें कमी और अधिकता वो किस वजह से होगी, n इंटू m के फॉर्म में होगी। ठीक है बच्चों, तो अब अपन आगे देखेंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर्ली आप सभी बच्चों को अभी? ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी, देन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक बॉडी पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय ए बॉडी, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द बॉडी नेगेटिव। अगर किसी भी बॉडी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, तो बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब अपन देखेंगे एग्जांपल्स कि इफ टू बॉडीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आर रब्ड, जब दो, इन जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, अगर इस वाली कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ में आपस में इंटरेक्शन करवाया जाएगा, दोनों को रबिंग करवाई जाएगी। अब देखो बच्चों, हिंदी में भी आपको इसको ग्लास ही लिखा गया है और हिंदी में भी इसको एबोनाइट लिखा गया है,
सिल्क यहाँ पे एम्बर, पॉलिथीन और कॉम्ब। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सेम है। अगर आप ग्लास को सिल्क से रबिंग करवाएंगे तो अगर आपको पूछा जाए, इसमें हो सकता है कि ऐसा कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले जिसमें आपको लाइक ये हो जाएगा, जैसे मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैंने दे दिया ए, इसको मैंने दे दिया बी, इसको मैंने दे दिया सी और इसको मैंने दे दिया डी। अब आपको उसमें पूछ सकते हैं कोई भी एग्जांपल में 1 के साथ में डी दे दिया, 2 के साथ में सी दे दिया। इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें 4 आपके ऑप्शन आ जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें आपके अलग अलग चारों के अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। आपको कॉम्बिनेशन के साथ में आपको पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, जो कॉम्बिनेशन राइट कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मैंने अगर बी में राइट कॉम्बिनेशन दिया है तो आप बी इसको ऑप्शन को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से बॉडी को किससे इंटरेक्ट करने पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है वो होता है। तो ग्लास को अगर सिल्क से इंटरेक्ट करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क पे कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वूल और फ्लेम को एम्बर, एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक इनके साथ में अगर रबिंग करवाएंगे तो आपका वूल और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। एबोनाइट के साथ में पॉलीथीन, ड्राई हेयर के साथ में कॉम्ब, जैसे मैंने आपको बताया ड्राई हेयर है अपना और कॉम्ब के साथ में करेंगे तो अपना जो ड्राई हेयर है बेटा उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अपना जो कॉम्ब है यानी अपना जो कंघा है उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जब आप उसको मिट्टी या कागज के टुकड़े के पास में कॉम्ब को लेके जाते हो तो वो उन कागज के टुकड़ों को और मिट्टी के जो कण है उनको आपस में क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वो इस वजह से अगर कॉम्ब को अपन बालों में करके और उसको मिट्टी के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर मिट्टी चिपक जाएगी, कागज चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो अपने जो ड्राई हेयर है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। जब अपन कॉम्ब करते हैं तो अपने हेयर्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब अपनी कॉम्ब है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आई थिंक यहाँ पे आदित्य कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद में है बच्चों आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल में अपन देखेंगे, frictional electricity is the electricity produced by rubbing two suitable bodies and transfer of electrons from one to another body। जब अपन फ्रिक्शन करवाते हैं या वही सेम चीज है रबिंग करवाते हैं तो दो बॉडी, जैसे यहाँ पे अपन ने पहले लिया है ग्लास रोड है, एक क्या है सिल्क का कपड़ा है। जब अपन ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ में रबिंग करवा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्लास आर लूजली बाउंड इन दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क। इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्लास में क्या है, लूजली बाउंड होंगे, यानी कि उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या आप बोल सकते हो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन द सिल्क। तो सिल्क का जो कपड़ा है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो चार्जेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सिल्क के कपड़ों में कम है, और इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्लास है आर लूजली बाउंड, यानी कि इनके जो बीच में जो डिस्टेंस है आपस में जो इनमें जो एक जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आप बोल सकते हो, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो लूजली बाउंड है, और यहाँ पे क्या है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अपन इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो क्या है, एक रबर है और एक फर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन फर आर लूजली बाउंड। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, पहले सिल्क के कपड़े में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड नहीं थे। यहाँ पे क्या है, फर का जो फर है उसमें क्या है, लूजली बाउंड है। देन द इलेक्ट्रॉन्स इन एबोनाइट, एबोनाइट की जो छड़ है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड नहीं है, इस बार क्या है, फर में है। ठीक है, तो एबोनाइट बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड फर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ग्लास पे था, तो यहाँ पे क्या है, लूजली बाउंड था। अब आता है मेन टॉपिक जहां से आपका 100% एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बेटा अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो आप, अगर किसी भी बच्चे को बीच में वॉइस का दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना। आई थिंक अभी तो कंटिन्यू आ रही है, सही आ रही है, मुझे भी पता चल जाता है यहाँ से। अब है बच्चों कुलाम लो, कुलाम का नियम। कुलाम का नियम क्या बोलता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
यानी कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के वर्ग के यानी स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F फोर्स इक्वल्स टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब अगर आप बच्चों इन दोनों को साथ में लिखेंगे, अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटा रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं एक कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन r²। लास्ट टाइम एक CUET का एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा गया था और ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ था, चारों ऑप्शन सेम दिए हुए थे, यानी कि आपका जो नंबर है डिजिट है वो सारा सब सेम था। आपको ओनली लास्ट में जो आपकी यूनिट है, यूनिट में चेंजेस थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिट को ध्यान में रखना है कि यूनिट आपकी कैसे आई। अगर आपको ये पता चल गया कि यूनिट आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, इजीली जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप यूनिट के बेसिस पे भी आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट है वो चूज कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कूलम्ब फोर्स की। F इक्वल्स टू क्या लिखा अपन ने, K Q1 Q2 अपॉन r²। K का वैल्यू है 1/4πε0, जिसको अपन 9 × 10⁹ लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वैल्यू वो है 8.99 × 10⁹, तो इसको आप 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹। अब बात आती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये तो आपको याद रह जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब ये यूनिट कैसे निकालनी है आपको, तो यूनिट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है फोर्स F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। 1/4πε0 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, Q1 Q2 का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब। तो Q1 और Q2 दोनों उसका क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन 4πε0 को क्या करते हैं, अपन इधर लेके जाते हैं, तो 4πε0 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो कूलम्ब स्क्वायर, इतना मैथमेटिकल थोड़ी करके बताना है आपको, समझ में इतना तो आता होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4π कांस्टेंट वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट का बच्चों यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है जो आपको ध्यान में रखनी है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, इफ Q1 एंड Q2 सेम चार्जेस, फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। इफ Q1 एंड Q2 अपोजिट चार्जेस, फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ को अगर अपन वेक्टर, अच्छा कूलम्ब्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए इतनी भी दीवानगी नहीं करनी है अपने को कि इसी को लेके बैठे रहे। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आगे का जो अपनी स्लाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है या कोई स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसके स्क्वायर के कोने पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, तो इन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, ये सब आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अपने को करनी है। कूलम्ब्स लॉ को 3 दिन लेके नहीं बैठेंगे। कूलम्ब्स लॉ सिंपल है कि दो चार्जेस है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन और जो बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच में जो प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है वो बताया गया है, और कांस्टेंट का वैल्यू अपने यहाँ पे लिख दिया है, के का वैल्यू जो है। तो ये सिंपल सा एक स्टार्टिंग है।
इसको बहुत ज्यादा लेंथी करके अपने को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे पॉइंट ओ पे एक पॉइंट जो चार्ज रखा हुआ है Q1, इसका वेक्टर है R1 वेक्टर, और ये यहाँ पे 2 है Q2 वेक्टर, इसको लिया गया है R2 वेक्टर। अब दोनों के बीच में Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा या Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक इसका वेक्टर दोनों के बीच में क्या होगा, वेक्टर का क्या रिलेशन होगा। अगर Q1 की वजह से Q2 पे लग रहा है तो अपन यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, R1 से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर अपन Q2 की वजह से Q1 पे देखेंगे तो अपना एरो इस तरफ है, अपन अपोजिट में जा रहे हैं, तो अपना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये बीच की ये एक दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव वेक्टर्स फॉर चार्ज Q1 एंड Q2 आर वेक्टर R1 एंड R2, देन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये चीज ध्यान रखनी है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q2 पे जो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F21। F21 आप देखो वेक्टर को आप ऐसे लगाते हो, हमेशा F21 वेक्टर का साइन आप ऐसे लगाते हो। जब आप फोर्स देखेंगे कि फोर्स किसकी वजह से किस पे लग रहा है, कैलाश यादव, हेमराज, बेटा इतना लेट कौन आता है। आप देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको कहीं F21 या F12 इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से लगाते हो, लेकिन फोर्स किसकी वजह से किस पे लग रहा है, ये चीज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो उल्टा लगा देना है। ठीक है, एक मिनट फिर से लिखता हूं। अगर आप फोर्स पे F21 लिखा हुआ है और आपका एरो ऐसे है, तो आपको चार्ज, अगर आपको फोर्स देखना है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे एरो उल्टा लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 या फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। ठीक है, यानी उल्टा चलना है अपनों को, 1 से 2 की तरफ चलना है। ठीक है, सेम अगर F12 लिखता हूं मैं, तो एरो अपना डायरेक्शन है फोर्स का, अपने को सॉरी वेक्टर जो अपन लगाते हैं साइन, वो है इस तरफ, अपने को यहाँ पे क्या करना है, उल्टा लगा देना है। यानी कि फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस तरीके से, यानी कि Q2 की वजह से Q1 पे चार्ज फोर्स है वो लग रहा है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे है F21, तो Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, K का वैल्यू सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। अब आप बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे क्यूब कैसे किया गया है, यहाँ पे क्यूब कैसे किया है, तो आप अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो K Q1 Q2, अपन इसका डेरिवेशन पूरा कर लेते हैं, एक डेरिवेशन तो एक सेकेंड। तो कूलाम फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो बच्चों R कैप क्या है, R कैप है आपका R वेक्टर अपॉन R का मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आप यहां से F को लिख सकते हो K Q1, चार को मॉडिफिकेशन को आप डायरेक्टली एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप R भी लिख सकते हो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसका जो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, तो इसका सिंपल R आएगा। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R वेक्टर अपॉन R मोड लगा सकते हो। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R वेक्टर, यानी कि ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। अब अपन ने देखा हुआ था
एक सेकेंड। अब अपन ने देखा फोर्स, वेक्टर फॉर्म में जब अपन कर रहे हैं तो दो चार्जेज है, ये है Q2, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे ओरिजिन O। अगर इसका R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, इनका डायरेक्शन, तो इसके बीच में जो फोर्स इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F2 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R की जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट लेके रखेंगे R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यही अपने वहां पे दिया गया है वेक्टर फॉर्म में स्लाइड में। अब बच्चों यहाँ पे मेन पॉइंट है आदित्य को ध्यान देने वाली है, लास्ट ये जो लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ो। रिमेंबर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज ए वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन दैट चार्ज। इस लाइन से कुछ समझे क्या, दोबारा पढ़ो एक बार। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, यानी कि किसी चार्ज पे टोटल फोर्स जो है वो जो लग रहा है वो क्या है, वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस। वेक्टर सम है वो ऑल फोर्सेज की वजह से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम ऑन दैट चार्ज। यानी कि इस पे तो क्या है, अभी ओनली एक Q1 की वजह से चार्ज लग रहा है। अभी आप सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने एक Q3 चार्ज और रख दिया है तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, F23 वेक्टर, और यहाँ पे क्या है F21 वेक्टर। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F नेट क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगता है, जो फोर्स लग रहा है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी वेक्टर सम यानी F23 और F21 दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, टोटल आपका फोर्स होगा उस पॉइंट चार्ज पे। अब अपन इसी लाइन पे बेस एक क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है आपका चार्ज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेन में जो एक पॉइंट चार्ज है Q1, तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा टोटल। तो जैसा कि अपने लास्ट लाइन पढ़ा था कि जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज है, तो यहाँ पे जो Q3 की वजह से Q1 पे जो चार्ज लग रहा है वो अपने लिया है F3, और जो Q2 की वजह से Q1 पे लग रहा है वो उसको अपने लिया है F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। अब जो दोनों फोर्सेस एक साथ में किसी पॉइंट पे, एक इधर से लग रहा है एक इधर से लग रहा है, जो भी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स है वो F नेट वो किस डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके जो चार्जेज है वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव है, उन सब पे आपका एक जो है फोर्स, टोटल फोर्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, टोटल जो चार्जेज है वो पॉजिटिव चार्जेज है, तो सभी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, जैसा आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, फोर्स की डेफिनेशन से F2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F3 क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि F21 ये इंटरेक्शन जो आपका हो रहा है F2 और 1 के बीच में हो रहा है, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 F12, और इसको अपन लिखेंगे F13। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 1 और 2 के बीच में, ये हो जाएगा 1 और 3 के बीच में। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे Q1 एंड Q2 है, यहाँ पे Q1 एंड Q3 है, तो दोनों चार्जेज की वजह से, F2 और F3 ये आपका हो गया फोर्स बिकॉज Q2 एंड Q3। अब टोटल जो अपने जो लास्ट लाइन पढ़ी थी, एक बार फिर से एक बार पढ़ लो इस चीज को।
टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो इसी को अपन यहाँ पे काम में लेंगे इस लाइन के लिए कि आपका जो वेक्टर सम है वो क्या हो जाएगा, आपका जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा F2 प्लस F3 वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यहाँ पे इस पॉइंट Q1 पे अपना कौन सा लग रहा है, एक F2 लग रहा है, एक F3 लग रहा है, तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर सम। अब वेक्टर सम से आप यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन के लिए क्या यूज लेंगे, F नेट इक्वल्स टू, एक याद रखने के लिए F1 और 2 ले रहा हूं मैं इसको, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इसका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप यूज में लेंगे, आपका 1 और 2 की जगह आप 2 और 3 रख देना, 2 और 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बच्चों आपके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ और उसका एक एप्लीकेशन। अब अपन एक बार बात करते हैं, ये गॉस सरफेस का आ गया, एक बार अपन हिंदी के नोट्स पे चले जाते हैं फिर से। अगर इंग्लिश का बच्चा हिंदी में पेशेंस रखता है तो हिंदी के बच्चे को इंग्लिश के टाइम में भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और एक यही चीजें दोबारा रिपीट हो रही है इसलिए आपको बेटर और सेकंड टाइम में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा इसको आप एक लाइटली लें और दोबारा से एक बार आप समझ सकते हो। जैसे हिंदी बोला जा रहा है, आपको इंग्लिश की स्लाइड से भी एक्सप्लेन किया जा रहा है और आपको नोट से भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल सिंपल अपन देखेंगे आवेश के गुणधर्म, ठीक है, यानी कि आवेश की जो अपन ने पहले पढ़ा था चार्ज और प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे है प्रॉपर्टीज। तो विद्युत आवेशों का योज्यता का गुणधर्म, योज्यता का अपन ने पढ़ा था। चार्ज क्या है, एडिटिव नेचर जो पढ़ा था अपन ने, कि आप चार्ज को डायरेक्ट है ऐड कर सकते हो, यानी कि 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब 1 2 -3 -5 +4, आपको इनको डायरेक्ट ऐड करके -1 आपका आ गया। चार्ज है वो संरक्षित है, यानी कि चार्ज है वो कंजर्व क्वांटिटी है, जो अपन ने स्लाइड में भी पढ़ा था। चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है। दो अगर आप दो किसी भी पदार्थों को आपस में रबिंग करवा रहे हो तो उस पर टोटल जो चार्ज है वो क्या रहेगा, जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी उदासीन रहेगा, नो चेंज। जैसे आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो गामा किरणें जो निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब और पॉजिट्रॉन पे है प्लस में, तो दोनों का एडिशन कर आप करेंगे तो गामा, आपको पता होगा गामा जो किरणें होती है उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देखेंगे यूरेनियम का जो अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके में क्या है, यूरेनियम 9238 को आप थोरियम 234 में ये, और साथ में क्या है एक अल्फा कण है वो निकल रहा है, तो अल्फा कण जब आप इनका आपस में इनका जो मास है, इससे आप इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, नंबर ऑफ जो इनका प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको आपस में इनके चार्ज के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपस में क्या है, इनका चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, इसका क्वांटा क्या होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, और आवेश क्वांटाइज है यानी कि Q = Ne की फॉर्म में पाया जाता है। Q क्या है, Ne की फॉर्म में पाया जाता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है बच्चों आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता क्या है, कि आवेश है वो क्या है कि किसी पार्टिकल पे जो आवेश है वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अगर चार्ज है वो यहाँ से वहां तक मूव करके जा रहा है, तो अगर इस बॉडी पे यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर 5 कूलम्ब आवेश है तो वो 5 किलोमीटर बाद में भी 5 कूलम्ब ही आवेश रहेगा, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो जो मूव करके जा रहा है उसमें चार्जेस के जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, अगर आप इसको लाइट वेलोसिटी से मूव करवाते हो तो उसके मास में जरूर चेंजेस हो सकते हैं, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो आपका यहाँ पे अपेक्षितता का विशिष्ट अपेक्षितता का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ से आप देख सकते हो m = m0/1 - v²/c², ये फॉर्मूला वर्क करने लग जाता है जब आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, लाइट वेलोसिटी हो जाएगी। तो जहाँ पे m0 क्या है, m0 है आपके पार्टिकल का विराम द्रव्यमान, यानी कि जो कांस्टेंट मास है उसका,
c है लाइट वेलोसिटी और v क्या है, कण का वेग यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है विद्युत आवेश की निश्चलता। निश्चलता यही बोलती है कि किसी भी पार्टिकल को आप जब आप मूव करवाते हो यानी कि उसकी वेलोसिटी से उसके चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि विराम अवस्था यानी क्यू स्टैटिक और इक्वल्स टू क्यू मूविंग, दोनों क्या होगा, चार्जेस सेम होंगे। इसके बाद में बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण है, विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। लाइन से ही पता चल रहा है कि जो आपके सेम चार्जेस होंगे उनमें रिपेल होगा और जो अपोजिट चार्जेस होंगे उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिंपली यहाँ पे एग्जांपल से आपको बताया गया है बच्चों, जैसे एक छोटे छोटे डायग्राम बनाए गए, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, एक जो कांच की दो छड़े हैं उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो भी इसमें रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप कांच की छड़ की जगह अगर दो चार्ज ले लेते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, आपको यहाँ से दिख रहा है जो रिपल्शन है और अट्रैक्शन है। ठीक है, अब अपन ने जो पहले एक बार बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से निष्कासित होते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आते हैं तो उसकी वजह से जो मास में क्या है वो रिलेशन, वो क्या है, मास में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर वस्तु धनावेशित रहता है, इलेक्ट्रॉन रोपित होने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वस्तु आवेशित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है इसी वजह से क्या होता है, बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपना होती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब अगर बच्चों आप ये सोच के देखो कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, अगर आपके 10 इलेक्ट्रॉन 100 1000 या किसी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज जो है मूव हो रहा है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, यह तो ऑब्वियसली उसका मास है वो नंबर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होगा तो एक क्वांटिटी जो है बनेगी जो डेल्टा एम, इसको हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक उदासीन आपका एक बॉडी है जिसमें आपका अगर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मास में इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉडी क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पॉजिटिव जो चार्ज बॉडी होती है उसका जो मास है उसमें क्या होगा, कमी होगी, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी उस पर क्या होगा, मास है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एम, अगर मास आपका इंक्रीज हो रहा है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और अगर मास आपका कम हो रहा है यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है बच्चों ये देखिए यहाँ से डेल्टा एम इक्वल्स टू एन इंटू एम ई के फॉर्म में जो मास में वो चेंज होता है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश कहीं काम नहीं करती है, यही आपका फॉर्मूला है। जैसे आपका क्यू इक्वल्स टू एन ई की फॉर्म में होता है चार्जेस का, वैसे ही आपका मास है डेल्टा एम, वो भी एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चेंजेस होते हैं। एम ई आपको यहाँ पे मास का दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे है कि जो दो बॉडी है उनको चार्जेस कैसे, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कहीं भी आपको सीयूटी के स्टैंडर्ड के एग्जाम में इस तरीके से कि आपका प्रेरण द्वारा आवेशन है वो कैसे किया, आप दो बॉडीज को आवेशित कैसे करेंगे, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपन एक कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एक क्वेश्चन करते हैं,
तो चलो अपने एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से देख लेते हैं आदित्य। क्वेश्चन है अपना कि जब अपन 1 कूलम आवेश को, किसी बॉडी को जब अपन 1 कूलम आवेश देना है तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, Q इक्वल्स टू NE, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो N का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 कूलम और आपका इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटा है इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो होगा आपका वैल्यू आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.6 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 9.1 नैनोग्राम किसी बॉडी में मास का जो डेल्टा एम है वो इंक्रीज कितना हो रहा है, डेल्टा एम 9.1 × 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पूछे गए हैं और आवेश का मान एवं प्रकृति याद कीजिए। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे डेल्टा एम का वैल्यू है 9.1 × 10⁻⁻9 ग्राम। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻12 केजी। राइट, क्वेश्चन पूछा गया आपको कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए और आवेश का मान आपको पूछा गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, डेल्टा एम आपने क्या देखा था, डेल्टा एम इक्वल्स टू N × ME। तो डेल्टा एम का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 9.1 × 10⁻12 केजी और N और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 × 10⁻31 केजी। तो N क्या हो जाएगा बच्चों आपका 9.1 × 10⁻12 अपॉन 9.1 × 10⁻31। तो 9.1 तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 31 ऊपर जाएगा तो कितना कितना हो जाएगा इसमें 19, 10⁻19, 10 पॉजिटिव में 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी बॉडी को 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, अगर इतना आप इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर कर रहे हो तो किसी बॉडी में जो मास है उसमें चेंजेस कितना होगा 9.1 नैनोग्राम। 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर करने पे आपका 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से आपका जो बॉडी में चार्ज है कितना कितना चेंज होगा मास में। अब है इसका आपको पूछा गया है आवेश का मान Q इक्वल्स टू NE। तो उसमें आपको क्या करना है, Q का वैल्यू पूछा गया है, चार्ज Q इक्वल्स टू NE। बच्चों N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻19 और 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 कूलम। ये आपका क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे मास कंजर्वेशन लॉ और आपका चार्ज कंजर्वेशन यानी चार्ज का क्वांटाइजेशन है, ये दोनों अपन ने लॉ यूज लिया है और ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, डेली जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी आपकी बहुत सारी क्लासेज हो चुकी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की, फिजिक्स 12th, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस में कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के आपका है बेसिक ऑफ चार्जेज अपन ने पढ़ा।
तो बेसिक ऑफ चार्जेस पे अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। 64 ड्रॉप each having the capacity C and potential V are combined to a form big drop, जिसकी कैपेसिटी C और पोटेंशियल V है वो 64 ड्रॉप्स मिलके क्या कर रही है, एक बिग ड्रॉप फॉर्म कर रही है। इफ द चार्जेस ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज Q, स्मॉल q, यानी कि जो एक ड्रॉप है इस पे चार्ज कितना है 1q, देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी, अब जो बिग ड्रॉप है वो कितने ड्रॉप से मिलकर बनी है 64 से, एक पे चार्ज है 1q, तो 64 ड्रॉप पे कितना हो जाएगा 64q हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपली Q इक्वल्स टू चार्ज क्वांटाइज की फॉर्म में Q इक्वल्स टू एन ई का के फॉर्म में आपको करना है। तो चार्ज आपको निकालने के लिए क्या करना है, आपका नंबर ऑफ जो ड्रॉप है वो कितना है 64, और एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है Q, तो 64 इंटू Q, 64 इंटू Q, तो यानी कि टोटल जो बिग ड्रॉप है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा 64Q। अब आप इस क्वेश्चन को आप जब खुद करेंगे, प्रैक्टिस आप जब कर रहे हो आदित्य, तो आपने जैसे इसमें एक करके आंसर सबमिट कर दिया, या मैं चलो थोड़ा सा कन्वीनियंट सी ले लेता हूं कि मेरे को लगा कि 16Q होगा, तो मैंने सी करके आंसर सबमिट कर दिया। आपको पता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, लिखा रहा है रॉन्ग आंसर, प्लीज रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड ट्राई अगेन। ठीक है, ये यहाँ पे आपका जो आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड हमारा जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो आपका एनालिसिस करेगा, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएगा कि आपको इस पीपीटी से जो आपको पढ़ाया गया है ऑलरेडी, जो आपको पढ़ाई गई है ऑलरेडी, वहां से आपको देखना है कि आपने क्या मिस्टेक किया है या कौन सा फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। तो यहाँ पे चार्ज इज क्वांटाइज वाला आपने आप पे देख लिया, अगर या आपको जैसे याद नहीं रहा, आप फिर से जाएंगे, और मैंने आपको इस टाइम पे क्या किया, मैंने फिर आपको गलत क्वेश्चन कर दिया, मैंने बी करके आंसर सबमिट कर दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्लीज रिव्यू द सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। चार्ज बैलेंस इनिशियल एंड फाइनल चार्ज विल बी सेम, Q इक्वल्स टू एन क्यू, तो Q है अपना जो बिग ड्रॉप पे चार्ज है, और 64Q। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसको मार्क फॉर, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इसको मार्क फॉर रिवीजन कर सकते हो, और अगर आपको मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन करना है, यानी कि अगर आपको टीचर से एक क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मैंने कोई भी आंसर बी सबमिट कर दिया। अगर मेरा आंसर रॉन्ग है, मुझे यहाँ से कंसेप्चुअल पीपीटी ओपन होगी मेरी। ठीक है, ये पीपीटी से मुझे देखना है कैसा मेरा सॉल्यूशन मुझे करना है। मैंने सी आंसर सबमिट किया करेक्ट और विद सॉल्यूशन, यहाँ पे कंप्लीट आपका सॉल्यूशन है वो अवेलेबल है। और इस सॉल्यूशन के साथ में जैसे हो सकता है कि आपको ये थोड़ा टिपिकल लगे, आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो कि कैसे हुआ है, तो हमने यहाँ पे जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस है उनका यहाँ पे आपको वीडियो लिंक अवेलेबल किया गया है। तो ये वीडियो लिंक आपको क्या करेगा बच्चों, यहाँ से आप वीडियो लिंक प्ले करके और कंप्लीट क्वेश्चन है उसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने प्रैक्टिस कर ली और मैं सेशन कर रहा हूँ एंड। मैंने सेशन एंड किया, मेरी एक्यूरेसी पहले 22% थी, मैंने दोनों क्वेश्चन गलत करने की वजह से मेरी एक्यूरेसी है वो 20% आ गई है। और यहाँ पे जो मैंने टोटल क्वेश्चंस किए हैं 2 क्वेश्चन, ये मेरे दोनों क्वेश्चन थे इनकरेक्ट है। इसकी जो ग्लोबल एक्यूरेसी है वो 69% है, और इसकी है इनकरेक्ट होने की 32% है। इसका 69 कैसे है,
क्योंकि जब मैं बच्चों आपको बताता हूँ तो मैंने 2-3 बार क्वेश्चन गलत करके ही बताया आपको कि आपको गलत होता है तो ऐसे होगा, गलत होता है तो ऐसे होगा। तो ये गलत करने के चक्कर में आप बार बार गलत करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो जितनी भी सभी बच्चों को आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू आपको अपना प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह देना है। संडे को आपका टेस्ट होगा, इस संडे को तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे को होगा। और अपन बात करेंगे अब जैसे मैंने ये मार्क किया था क्वेश्चन को प्रैक्टिस में मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन, तो क्लेरिफिकेशन के लिए आपने क्या मार्क किया, ये वाला क्वेश्चन नंबर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस का। अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहेंगे कि आपने क्या मार्क किया है तो ये आपका क्वेश्चन था। अब जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो आप इसको सॉल्यूशन भी आप इसका देख सकते हो। और बच्चों आपकी जो क्लासेस की बात है, आपके सारे वीडियो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जल्दी बाकी जो बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं वो आप कांटेक्ट करो और अपना रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करो। लेक्चर सारे अवेलेबल है आप बच्चों के लिए। और CUET का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 मई हो गई है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें। मैं से एक बार लॉग आउट कर रहा हूँ, आप यहाँ से मेरे ये नंबर है, ये नंबर है, ये मेल आईडी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो 9887982354। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी क्यूरी डाउट के लिए, कॉलिंग के लिए ये मेल आईडी है, कोई भी आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे, ये मेरे खुद के नंबर है, कोई भी डाउट होता है आपको, कुछ भी क्यूरी है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट का वो स्टार्ट करेंगे कल मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 आपकी क्लास होगी। क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। 8:30 से 9:30 आपकी फिजिक्स, 9:30 से 10:30 आपका केमिस्ट्री, और इवनिंग में आपका फिजिक्स और बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक था बेसिक ऑफ चार्जेस। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सर आपने अभी तक जितनी क्लासेस पढ़ाई है वो सब